जी स्टूडेंट्स, इस वक्त हम आपके साथ क्लास 11 केमिस्ट्री फेडरल बोर्ड प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट के प्रैक्टिकल्स का कंप्लीट सोल्यूशन शेयर करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि स्टूडेंट्स काफ़ी तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, काफ़ी परेशान हैं क्योंकि उनको स्टडी के लिए रेलिवेंट मटेरियल नहीं मिल रहा। इस वीडियो में आप लोगों के साथ कंप्लीट प्रैक्टिकल्स का प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशंस शेयर की जाएंगी, रीडिंग्स शेयर की जाएंगी, ताकि आप लोग इजीली इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर सकें। एक दफ़ा आप लोग हम मेरे साथ इन चीज़ों को समझ लीजिए थोड़ा बहुत, एंड देन आप लोग इजीली इसको बार बार वॉच करके इन रीडिंग्स को और इन चीज़ों को मेमोराइज़ कर सकते हैं। बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के टोटल 8 प्रैक्टिकल्स हैं केमिस्ट्री के। क्लास 11th में 11वीं जमात में आप लोगों के 8 प्रैक्टिकल्स हैं जिनको 2 पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पोर्शन में आप लोगों के 4 मेजर प्रैक्टिकल्स हैं जिनमें से आप लोगों का एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 9 मार्क्स का, और 4 आप लोगों के माइनर प्रैक्टिकल्स हैं जिनमें से आप लोगों के 6 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे। बच्चों, आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों ने मेजर प्रैक्टिकल्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। जो इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किए जा रहे हैं, ये 4 आप लोगों के मेजर प्रैक्टिकल्स हैं। इन प्रैक्टिकल्स में से आपने कोई एक भी प्रैक्टिकल छोड़ना नहीं है, आपने इन चारों प्रैक्टिकल्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इससे आप लोगों का 9 मार्क्स का जो पेपर है वो अटैम्प्ट हो जाएगा। फिर आप लोगों के 4 माइनर प्रैक्टिकल्स हैं जिनको अगर आप सिंपली एक दफ़ा रीड भी कर लेते हैं तो भी आप लोगों के वहाँ से एमसीक्यूज़ प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। माइनर प्रैक्टिकल्स में से आप लोगों के एमसीक्यूज़ आएंगे और मेजर प्रैक्टिकल्स में से आप लोगों का एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 9 मार्क्स का। इस वीडियो में हम लोग आपके साथ 4 मेजर प्रैक्टिकल्स शेयर कर रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली अगर पूरे 8 प्रैक्टिकल्स शेयर किए जाते तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, जिसको फिर टैकल करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई, देन वी विल शेयर द माइनर प्रैक्टिकल्स एज वेल। द फर्स्ट practical is experiment number 1. The given solution contains 6 grams of sodium carbonate dissolved per decimeter cube. Determine the percentage purity of the sample solution by volumetric method. बच्चों, ये आप लोगों का सबसे पहला प्रैक्टिकल है। अगर आप लोगों ने मॉडल पेपर की वीडियो देखी है तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि ये वही प्रैक्टिकल है जो कि हम लोग ऑलरेडी मॉडल पेपर की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। स्टिल हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को दोबारा से इसकी कुछ याद ताज़ा हो जाए। बच्चे, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि द गिवन सोल्यूशन आप लोगों को कुछ चीज़ें जो है वो गिवन है कि आपके पास सोडियम कार्बोनेट इस प्रैक्टिकल में इस्तेमाल होगा, और सोडियम कार्बोनेट के 6 ग्राम्स आप लोग इस्तेमाल करेंगे। आप लोगों को सोडियम कार्बोनेट जो कि एक बेस है उसका मैथ्स आप लोगों को गिवन है, और आपने करना क्या है, आप लोगों ने परसेंटेज प्योरिटी को फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये आप लोगों की वो चीज़ है जिसको आप लोग बाय द एंड ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बेसिकली जो मेथड एम्प्लॉय कर रहे हैं वो है वॉल्यूमेट्रिक मेथड, और ये टाइट्रेशन बेस्ड एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, जिसमें आप लोग टाइट्रेशन कर रहे हैं। आपके चारों जो मेजर प्रैक्टिकल्स हैं उन चारों एक्सपेरिमेंट्स आप लोगों के टाइट्रेशन के एक्सपेरिमेंट्स हैं, जिनमें फर्स्ट 2 आप लोगों के एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है, एंड लास्ट 2 एक्सपेरिमेंट आप लोगों के रिडॉक्स टाइट्रेशन हैं। ये चीज़ आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है कि पहले 2 एक्सपेरिमेंट आप लोगों के सिंपल एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है, ठीक है, जिसमें आप लोग एक एसिड इस्तेमाल करें और एक बेस इस्तेमाल करें और उसके थ्रू अपनी टाइट्रेशन परफॉर्म करें। ये जो आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, ये आप लोगों की सिंपल एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है, जिसमें आपकी बेस इस्तेमाल हो रही है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 इज़ अ बेस, और आप लोग यहाँ पे एसिड इस्तेमाल कर रहे हैं HCl, ठीक है। इक्विपमेंट आप लोगों को ऑलमोस्ट तमाम चारों एक्सपेरिमेंट में सेम है, जिसमें आप लोग एक दफ़ा अगर ये चीज़ें याद कर लेते हैं तो आप लोग हर एक्सपेरिमेंट में इन चीज़ों को दोबारा से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ब्यूरेट इस्तेमाल होगा, आयरन स्ट्रैंड, बीकर्स, पिपेट, कॉनिकल फ्लास्क, फनल एंड वेइंग बैलेंस। ये वो चीज़ें हैं जो कि आप अपने इन चारों एक्सपेरिमेंट में, जो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, इन चारों एक्सपेरिमेंट में आप लोग ये ऑपरेटर्स इस्तेमाल करेंगे। कुछ चीज़ें जो कॉमन हैं वो आप लोग इस तरह से इजीली मेमोराइज़ कर सकते हैं। केमिकल्स जो इस प्रैक्टिकल में इस्तेमाल किए जाएंगे उनमें आपका मिथाइल ऑरेंज 0.1 मोलर HCl। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिस इज़ एन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में हमेशा एसिड को और बेस को इस्तेमाल किया जाता है। बेस हम लोगों ने इस्तेमाल कर लिए सोडियम कार्बोनेट, और एसिड यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं 0.1 मोलर HCl। डिस्टिल्ड वाटर इस्तेमाल होगा, 0.1 मोलर Na2CO3 यानी कि बेस इस्तेमाल होगी, और 6 ग्राम्स ऑफ Na2CO3 आप लोगों के पास इस्तेमाल होंगे, जो कि आपका मैथ्स है। इंडिकेटर यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं मिथाइल ऑरेंज। जितनी भी टाइट्रेशंस होती हैं उनमें हम लोग मोस्टली मिथाइल ऑरेंज या फिनोफ्थिलीन में से कोई एक इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं। फिनोफ्थिलीन यहाँ पे हमने क्यों इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे जो हम बेस इस्तेमाल कर रहे हैं दिस इज़ अ वीक बेस,
ठीक है। सो इंडिकेटर आप लोगों के पास वेरी करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द बेस। अगर आप लोगों की बेस स्ट्रॉन्ग हो तो आप लोग फिनोक्टिलीन इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लोगों की बेस एक वीक बेस हो तो आप लोग मिथाइल ऑरेंज का इस्तेमाल करते हैं। सो यहाँ पे Na2CO3 इज़ अ वीक बेस, इसलिए आप लोग यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। और एंड पॉइंट यहाँ पे आप लोगों का यानी कि जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा सो मिथाइल ऑरेंज किस तरह का कलर देगा, लाइट पिंक। सो इससे आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि आप लोगों का रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। इक्वेशन यहाँ पे आप लोगों ने अपनी याद रखनी है। इक्वेशन में आप लोगों के पास Na2CO3 और HCl को इस्तेमाल किया जा रहा है। Na2CO3 इज़ अ बेस एंड HCl इज़ एन एसिड। सो एसिड एंड बेस विल रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सो यहाँ पे सॉल्ट फॉर्मेशन होगी NaCl एंड वाटर फॉर्मेशन होगी एंड देन आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल भी रिलीज़ होगा। सो इस इक्वेशन को आप लोग बैलेंस कर सकते हैं और बैलेंस इक्वेशन में आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों का बेस जो है Na2CO3 उसका 1 मोल इस्तेमाल हो रहा है, जबकि आपके एसिड के 2 मोल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। सो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कैलकुलेशंस में। जब आगे आप लोगों को बेस के और एसिड के नंबर ऑफ़ मोल्स इस्तेमाल करने होंगे सो वो आप लोग हमेशा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से निकालते हैं। प्रोसीजर इज़ वेरी सिंपल बच्चों। यहाँ पे जो भी आप लोगों की एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस हैं, ठीक है, आप लोग कुछ चीज़ों को अपने माइंड में जनरलाइज़ करें ताकि आप लोग दोनों एक्सपेरिमेंट में वो चीज़ें लिख सकें। टोटल बच्चों इस वीडियो में हम लोग 4 एक्सपेरिमेंट कवर कर रहे हैं, 4 मेजर एक्सपेरिमेंट, जिनमें से पहले 2 एक्सपेरिमेंट आप लोगों के एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के एक्सपेरिमेंट हैं और दूसरे 2 एक्सपेरिमेंट जो थर्ड और फोर्थ हैं वो आप लोगों के रिडॉक्स टाइट्रेशन के हैं। सो पहले 2 एक्सपेरिमेंट एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। जो चीज़ें आप लोगों के पहले एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल हो रही हैं ऑलमोस्ट आप लोगों की उसी जैसी चीज़ें जो हैं वो उसी तरह का प्रोसीजर आप लोग दूसरे एक्सपेरिमेंट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो हमेशा याद रखें कि एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में आप लोग हमेशा अपने ब्यूरेट के अंदर एसिड डालते हैं और आपका जो कॉनिकल फ्लास्क होता है उसके अंदर आपकी बेस प्रेजेंट होती है। मैं इस चीज़ को दोबारा रिपीट करूँगी स्टूडेंट्स। एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस में आप लोग हमेशा जो अपना ब्यूरेट होता है, जो एक लॉन्ग सा ब्यूरेट होता है एक पाइप लाइक, उसके अंदर आप लोग अपना एसिड डालते हैं, ठीक है। ब्यूरेट के अंदर हमेशा क्या डाला जाता है, एसिड। और कॉनिकल फ्लास्क के अंदर आप लोग क्या चीज़ डालते हैं, आप लोग अपनी बेस डालते हैं। सो आपने करना क्या है, आप लोगों ने सबसे पहले एक कॉनिकल फ्लास्क लेना है और उस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर आप लोगों ने अपनी बेस डाल देनी है Na2CO3, ठीक है बच्चों। और Na2CO3 जो बेस है उसका कितनी अमाउंट डालनी है, ठीक है। तो आप लोगों ने उसका 10 ml यानी कि 10 सेंटीमीटर क्यूब डालनी है, ठीक है बच्चों। आप लोगों ने कॉनिकल फ्लास्क ले लिया और कॉनिकल फ्लास्क के अंदर आप लोगों ने 10 ml या 10 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज़ इक्वल टू 1 ml। सो ये दोनों चीज़ें आप लोगों के पास बराबर हैं। सो आपने क्या किया, आप लोगों ने 10 सेंटीमीटर क्यूब या 10 ml बेस Na2CO3 को आप लोगों ने कॉनिकल फ्लास्क में डाल दिया और उसके साथ आपने उसके अंदर कुछ ड्रॉप्स मिथाइल ऑरेंज के डाल दिए। सो ये हो गया आपका कॉनिकल फ्लास्क। फिर आप लोगों ने अपनी जो ब्यूरेट है उसके अंदर आप लोगों ने कंप्लीट अपना एसिड फिल कर दिया, ठीक है। एसिड कौन सा है, HCl। तो आप लोगों ने ब्यूरेट को, जो ब्यूरेट में डिफरेंट रीडिंग्स हैं, उसको आपने 0 तक फिल कर देना है विद HCl। सो ऊपर आपके पास ब्यूरेट है जिसमें HCl भरा हुआ है और नीचे आप लोगों के पास कॉनिकल फ्लास्क है जिसके अंदर आप लोगों ने बेस डाली हुई है 10 ml और उसके अंदर आप लोगों ने मिथाइल ऑरेंज डाला हुआ है एज एन इंडिकेटर। अब आप लोगों ने टाइट्रेशन स्टार्ट करनी है और आप लोगों ने ऊपर ब्यूरेट में से एसिड को आहिस्ता आहिस्ता अपने कॉनिकल फ्लास्क में डालते जाना है, ठीक है। सो आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों का एसिड HCl जो है वो ब्यूरेट से रिलीज़ होगा और आप लोगों के कॉनिकल फ्लास्क में आ जाएगा और आप लोग सिंपली अपने कॉनिकल फ्लास्क को शेक करते रहेंगे, थोड़ा सा हिलाते रहेंगे और उसकी वजह से आप लोग देखेंगे कि कुछ देर बाद आप लोगों का एक लाइट पिंक कलर अपीयर हो जाएगा। सो ये आपका एंड पॉइंट है। यहाँ पे आप लोग अपनी रीडिंग नोट करेंगे और रीडिंग कहाँ से नोट करेंगे, आप लोग ब्यूरेट की रीडिंग नोट करेंगे कि ब्यूरेट पर आप लोगों का कितना HCl इस्तेमाल हो गया है। लाइट पिंक कलर लाने के लिए आप लोगों का कितना HCl इस्तेमाल हुआ है ये आप लोगों की रेटिंग होगी, ठीक है। सो इस तरह से आप लोग दोनों एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे और आप लोग 3 रीडिंग्स लेंगे, यानी कि यही काम आप लोग 3 दफ़ा रिपीट करेंगे। सो ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस डेफिनेटली आप लोगों की इससे फ्लक्चुएट कर सकती हैं। आप लोगों की जितनी भी नोटबुक्स होती हैं उनमें आप लोगों को एक्सटेंडेड रीडिंग्स दी जाती हैं, ठीक है। और जब आप लोग लैब में परफॉर्म करते हैं तो इन रीडिंग्स से आप लोगों की रीडिंग्स डेविएट कर सकती हैं। सो इसमें कोई इशू नहीं है। अगर आप लोगों की रीडिंग 10 के बजाय 11 आ रही है, 12 आ रही है, 13 आ रही है, सो देयर इज़ नो इशू। यहाँ पे ये आप लोगों को एक्सटेंडेड रीडिंग्स बताई जा रही हैं ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि हमने इस प्रैक्टिकल में करना क्या है।
सो ये है आप लोगों की ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि आपने यही टाइट्रेशन 3 दफ़ा परफॉर्म की है, 1, 2 एंड 3, ठीक है। एंड देन आप लोगों ने इनिशियल रीडिंग एंड फाइनल रीडिंग यूज़ किया और ये रीडिंग्स आप लोगों ने ब्यूरेट से नोट डाउन किया। सो ब्यूरेट में आप लोगों के पास सबसे पहली दफ़ा आप लोगों ने एसिड जो HCl है वो कंप्लीट फिल किया हुआ था, सो आप लोगों की रीडिंग थी 0। देन आप लोगों का 10 ml एसिड इस्तेमाल हुआ फ्रॉम द ब्यूरेट, और उससे आप लोगों के कॉनिकल फ्लास्क में एक लाइट पिंक कलर आ गया। सो जब आप लोगों का लाइट पिंक कलर आया कॉनिकल फ्लास्क में, तो आप लोगों ने ब्यूरेट की रीडिंग नोट की। सो द रीडिंग वॉज 10। सो इससे आप लोगों ने फाइनल रीडिंग में से इनिशियल रीडिंग को माइनस कर दिया और आप लोगों का वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज आ गया 10 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह से आप लोगों ने नेक्स्ट 2 रीडिंग्स भी लेनी है एंड देन आप लोगों ने मेन वॉल्यूम कैलकुलेट करना है ऑफ एसिड यूज्ड। सो यहाँ पे एसिड है आप लोगों का HCl, और उसके मेन वॉल्यूम के लिए आप लोग 10 + 10 + 10, ठीक है, यानी कि 3 रीडिंग्स जो आप लोगों की आई हैं उनको आप लोग प्लस करेंगे और 3 पे डिवाइड कर देंगे। सो आप लोगों के पास 10 सेंटीमीटर क्यूब या 10 ml की मेन वॉल्यूम आ जाएगा। देन आप लोग अपना सिंपल फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, बेस और एसिड M1V1/N1 इज़ इक्वल्स टू M2V2/N2। सो बच्चों ये एक बड़ा कॉमन कंसंट्रेशन फार्मूला है जो कि आप लोग डिफरेंट कैलकुलेशंस में इस्तेमाल करते हैं। सो इसमें आप लोग सिंपली अपनी वैल्यूज़ पुट करेंगे। अगर आप लोग बेस के लिए M1V1 इस्तेमाल कर रहे हैं, सो आप लोग एसिड के लिए M2V2 इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप लोग एसिड को भी M1V1/N1 कह सकते हैं, ठीक है। सो बेस को हमने M1V1/N1 से शो कर दिया। बेस की मोलारिटी हमें नोन नहीं है, इसको हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। बेस का वॉल्यूम हम लोगों ने टोटल कितना डाला था कॉनिकल फ्लास्क में, 10 ml, और बेस के नंबर ऑफ़ मोल्स यहाँ से आप लोग देख सकते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से कि बेस के नंबर ऑफ़ मोल्स हैं आपके पास 1। सो इस तरह से आप लोग वैल्यूज़ को पुट करेंगे। इसी तरह से आप लोग एसिड की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। एसिड की मोलारिटी आप लोगों को ऑलरेडी गिवन है आपकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, विच इज़ 0.1 मोलर। एसिड का वॉल्यूम आप लोगों के पास 10 ml आया और एसिड के नंबर ऑफ़ मोल्स हैं आपके पास 2, ठीक है। आप लोग यहाँ पे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में देख सकते हैं कि 2 एसिड के मॉलिक्यूल्स आप लोगों ने मोल्स इस्तेमाल किए थे। सो इस तरह से आप लोग डिफरेंट वैल्यूज़ को पुट करेंगे और आप लोगों की M1 मोलारिटी आ जाएगी, विच इज़ 0.05 मोलर। सो इस तरह से आप किसी भी चीज़ की मोलारिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। देन आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है अमाउंट ऑफ Na2CO3, यानी कि आप लोगों ने स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है, आपने अमाउंट कैलकुलेट करनी है ऑफ Na2CO3 इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। सो इसका हमेशा एक ही फॉर्मूला होता है, मोलारिटी इनटू मोलर मास। सो मोलारिटी आप लोगों के पास Na2CO3 की आई है 0.05 एंड मोलर मास Na2CO3 का आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सोडियम का 23, इसको आप लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कार्बन का 12 एंड ऑक्सीजन का 3 × 16। सो इन तमाम को आप लोग ऐड करेंगे, सो आप लोगों का Na2CO3 का मोलर मास कैलकुलेट हो जाएगा, विच इज़ 106 ग्राम। सो इन दोनों वैल्यूज़ को जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप लोगों के पास अमाउंट ऑफ Na2CO3 आ जाएगी, विच इज़ 5.3 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। नेक्स्ट इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली हम लोगों ने करना क्या है, सो हम लोगों ने परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेट करनी थी। सो परसेंटेज प्योरिटी में हमेशा आप लोग कैलकुलेटेड मास को गिवन मास से डिवाइड करते हैं। सो कैलकुलेटेड मास आपके पास Na2CO3 का कितना आया है बच्चों, 5.3 ग्राम, और गिवन मास कितना है, गिवन मास आप लोगों को क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन था दैट यू वर यूजिंग 6 ग्राम्स ऑफ Na2CO3। सो सिंपली यू विल डिवाइड द कैलकुलेटेड मास विद गिवन मास। 5.3 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 100। सो यहाँ पे आप लोगों के पास परसेंटेज प्योरिटी आ जाएगी 88.3%। सो ये है आप लोगों का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। आई होप कि आप लोगों को काफ़ी इजी लगा होगा। सो इस तरह से आप लोग अपना रिज़ल्ट लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों से जब एग्ज़ाम्स में पूछा जाएगा, सो डेफिनेटली यहाँ पे आप लोगों के जो रीडिंग्स का कॉलम है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे मे बी आपको 0 के बजाय 10 से स्टार्टिंग की गई हो, 10 की जगह आपके पास 20 आ रहा हो, 25 आ रहा हो। सो इस तरह से जब ये टेबल डिफरेंट होगा, सो आगे आप लोगों की तमाम चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी और इस बेसिस पे आप लोग परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो इस तरह से आप लोग डिफरेंट तरह की परसेंटेज प्योरिटी की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। डेफिनेशंस जो आप लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट में से बहुत अच्छे से मेमोराइज़ करनी है, उनमें टाइट्रेशन, टाइट्रेंट एंड मोलैरिटी की डेफिनेशन एंड फार्मूलाज आप लोगों को मेमोराइज होने चाहिए, ये आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। सो द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इज़ एक्सपेरिमेंट नंबर 2 एंड अगेन दिस इज़ एन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। सो बच्चों एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में हमेशा याद रखें कि एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं।
जैसा कि मैं भी बार-बार ये पॉइंट रिपीट कर रही हूँ सिर्फ़ इसलिए ताकि आप लोगों को मेमोराइज़ करने में चीज़ों में आसानी हो कि इस वीडियो में हम लोग टोटल पहले 4 मेजर प्रैक्टिकल्स को कवर कर रहे हैं। इन 4 मेजर प्रैक्टिकल्स में से पहले 2 प्रैक्टिकल्स आप लोगों के एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है एंड लास्ट 2 प्रैक्टिकल्स आप लोगों के रिडॉक्स टाइट्रेशन होंगे। रिडॉक्स टाइट्रेशंस आप लोगों की मिलती-जुलती होंगी एंड एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस आप लोगों की मिलती-जुलती होंगी। सो ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है। अगेन इट इज़ एन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। मतलब क्या है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का कि यहाँ पे आप लोग एक एसिड का इस्तेमाल करेंगे और एक आप लोग बेस का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों का प्रोसीजर डिफरेंट है। दैट स्टेटमेंट हम लोग डिस्कस करते हैं। डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ एक्स बाय वॉल्यूमेट्रिक मेथड इन द गिवन सैंपल ऑफ 6.3 ग्राम्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड डॉट XH2O डिजॉल्व पर डेसीमीटर क्यूब। सो अब यहाँ पे देखें आप लोगों ने करना क्या है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में आप लोगों ने परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेट की। यहाँ पे आप लोगों ने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। x क्या है बच्चों? x इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। यहाँ पे आप लोग अगर आप अपनी स्टेटमेंट पे गौर करें तो आप लोगों ने सबसे पहले कैलकुलेट क्या करना है, आप लोगों ने वैल्यू ऑफ x कैलकुलेट करनी है या आपने फाइंड आउट करना है। देन आप लोगों को गिवन क्या चीज़ें हैं, आप लोगों को मास गिवन है किसका? ऑक्जेलिक एसिड का। COOH होल ट्वाइस। व्हाट इज दिस? दिस इज़ एन ऑक्जेलिक एसिड मॉलिक्यूल। COOH होल ट्वाइस इज़ एन ऑक्जेलिक एसिड मॉलिक्यूल और इसके साथ आपके पास XH2O लगा हुआ है। ठीक है, अब आपको पता नहीं है कि वाटर के इसके साथ कितने मॉलिक्यूल्स ऐड हैं। सो आप लोगों ने कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होंगे। ठीक है, बाय द एंड ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। और आपको मास गिवन है किसका? ऑक्जेलिक एसिड का, विच इज़ 6.3 ग्राम्स। सो ये हो गई, आप लोगों ने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया। देन प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल आपके पहले दोनों एक्सपेरिमेंट का सेम है कि ये आप लोगों की एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस है। स्टैंडर्ड सोल्यूशन यहाँ पे आप लोग इस्तेमाल करेंगे ऑब्वियसली, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिस एन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। सो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में यहाँ पे आपको एसिड गिवन है ऑक्जेलिक एसिड। COOH होल ट्वाइस क्या है? दिस इज़ एन ऑक्जेलिक एसिड। जिस HCl को देख के आपके माइंड में आ जाता है कि दिस इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बिल्कुल उसी तरह से आपके माइंड में होना चाहिए कि COOH होल ट्वाइस इज़ एन ऑक्जेलिक एसिड। सो ऑक्जेलिक एसिड आप लोगों को क्वेश्चन के स्टेटमेंट में दे दिया गया है। सो बेस हम लोग कौन सी इस्तेमाल करेंगे? बेस हम लोग इस्तेमाल करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो बेस जो है उसकी मोलैरिटी जो हम लोग यूज़ करेंगे इस एक्सपेरिमेंट में वो होगी 0.1 मोलर। अब ये तमाम चीज़ें आप लोगों को इस तरह से मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इनमें से मोस्टली चीज़ें आप लोगों को गिवन होंगी। आपने सिंपल अपनी कैलकुलेशंस पे फोकस करना है कि आप लोग किस तरह से प्रोसीड करेंगे और अपनी कैलकुलेशंस करेंगे। सो केमिकल इक्वेशन अगर यहाँ पे हम लोग डिस्कस करें, सो केमिकल इक्वेशन में ऑब्वियसली आपके पास एक एसिड है और एक बेस है। एसिड एंड बेस रिएक्ट्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सो आपने एसिड को फॉर्मूला लिखा COOH होल ट्वाइस डॉट XH2O। देन आप लोगों ने अपनी बेस इस्तेमाल की NaOH। सो आप लोगों के पास यहाँ पे सॉल्ट और वाटर बन गया। सॉल्ट आप लोगों के पास बन रहे हैं सोडियम ऑक्जेलेट। इसको आप कैसे रीड करेंगे? दिस सॉल्ट इज़ सोडियम ऑक्जेलेट। एंड देन आप लोगों के पास वाटर के मॉलिक्यूल्स बने जिनके साथ आप लोगों ने X लिखा हुआ है क्योंकि आप लोग नहीं जानते कि यहाँ पे कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे। इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से आप लोग मोलर रेशोज ले सकते हैं। एसिड को अगर आप लोग N1 से शो कर रहे हैं, सो बेस को आप लोग N2 से शो कर देंगे। एसिड के यहाँ पे आप लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में देख सकते हैं कि 1 मोल इस्तेमाल हुआ है एंड बेस के लिए आप लोगों के यहाँ पे 2 मोल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। बच्चों बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं है, इनमें से मेजॉरिटी चीज़ें आप लोगों को गिवन होंगी। आपने सिंपल इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि आप लोग बेसिकली हो क्या रहा है। ठीक है, सो इंडिकेटर यहाँ पे आप लोग इस्तेमाल करेंगे फिनॉफ्थलीन। अगेन यहाँ पे आप लोग फिनॉफ्थलीन इंडिकेटर क्यों इस्तेमाल करें? फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने मिथाइल ऑरेंज इस्तेमाल किया, यहाँ पे हम लोग फिनॉफ्थलीन इस्तेमाल करें। बिकॉज मिथाइल ऑरेंज वहाँ पे हमने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि वहाँ पे हम लोग एक वीक बेस इस्तेमाल कर रहे थे, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इज़ अ वीक बेस। यहाँ पे हम लोग एक स्ट्रॉन्ग बेस इस्तेमाल कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस। सो इसलिए यहाँ पे आप लोग फिनॉफ्थलीन इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे। अगेन एंड पॉइंट यहाँ पे भी लाइट पिंक होगा, सेम जिस तरह से आप लोगों के फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में था। सो प्रोसीजर इज़ वेरी सिंपल। प्रोसीजर यहाँ से रीड करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप लोग सिंपल अपने माइंड में लेकर आए। लास्ट एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया था कि ब्यूरेट में आप लोगों के पास एसिड होगा और कॉनिकल फ्लास्क में हमेशा आप लोग अपनी बेस लेंगे। सो यहाँ पे भी बच्चों बिल्कुल यही काम होगा। ब्यूरेट के अंदर आप लोग एसिड लेंगे, कौन सा एसिड होगा? ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, और कॉनिकल फ्लास्क के अंदर आप लोग अपनी बेस लेंगे, यहाँ पे कौन सी बेस आप लोग इस्तेमाल करें? सोडियम हाइड्रोक्साइड।
सो कॉनिकल फ्लास्क के अंदर आप लोगों ने 10 ml अपनी बेस ले ली सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसके अंदर आप लोगों ने कुछ ड्रॉप्स फिनोफ्थलीन इंडिकेटर के डाल दिए। अब फिनोफ्थलीन आपके पास यहाँ पे बेस के अंदर कलरलेस होता है। देन आप लोगों ने टाइट्रेशन स्टार्ट की और आप लोगों ने ब्यूरेट में से सोल्यूशन को आहिस्ता आहिस्ता अपने कॉनिकल फ्लास्क में डालना शुरू कर दिया। जब आप लोग ब्यूरेट से अपने एसिड को, अपने ऑक्जेलिक एसिड को कॉनिकल फ्लास्क में डालेंगे, तो कॉनिकल फ्लास्क का कलर चेंज हो जाएगा और कलर बन जाएगा लाइट पिंक। सो ये शो करेगा एंड पॉइंट को, और इसका मतलब है कि आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया। सो अगेन रीडिंग्स का टेबल यहाँ पे आप लोगों का बिल्कुल सेम है जैसे कि आप लोगों ने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म किया, लेकिन ये रीडिंग्स आप लोगों के एग्ज़ाम्स में चेंज कर दी जाएंगी और उन चेंज रीडिंग्स के बेसिस पे आप लोग अपनी डिफरेंट कैलकुलेशंस करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग इन जनरल रीडिंग्स के थ्रू देखेंगे कि हम लोग एक्स यानी कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। So volume of acid used V1 is equals to 10 सेंटीमीटर क्यूब। अगेन एसिड एंड बेस का आप लोग फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, M1V1 ओवर N1 इज इक्वल्स टू M2V2 ओवर N2। वैल्यूज़ आप लोगों को ऑलरेडी गिवन है। यहाँ पे आप लोगों को M1 यानी कि एसिड की मोलैरिटी गिवन नहीं है। एसिड का वॉल्यूम आप लोगों ने इस्तेमाल किया 10 ml। एसिड के नंबर ऑफ़ मोल्स आप लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से देख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स हैं 1। बेस की मोलैरिटी आपको गिवन है 0.1 मोलर। बेस का वॉल्यूम आप लोगों ने 10 ml इस्तेमाल किया और बेस के नंबर ऑफ़ मोल्स आप लोगों के 2 हैं। सो M1 को आप लोग एक जगह पे सेपरेट करेंगे और बाकी तमाम रीडिंग्स को आप लोग अरेंज करेंगे, और इस बेसिस पे आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 0.05 मोलर। सो ये सिंपल सी कैलकुलेशन है। आप लोग मैथमेटिक्स के रूल्स जानते हैं कि जो चीज़ें यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हैं इक्वेशन के पार जाकर वो डिवाइड हो जाएंगी, और जो चीज़ें इक्वेशन के लेफ़्ट हैंड साइड पे डिवाइड हो रही हैं वो राइट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो यहाँ से आप लोगों के पास मोलैरिटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड आ जाएगी विच इज़ 0.05 मोलर। जी, नेक्स्ट आप लोगों ने यहाँ पे भी बिल्कुल सेम वही काम करना है, अमाउंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड डिज़ोल्व पर लीटर। सो आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड जो एक्सपेरिमेंट उसमें ह्यूज रिजेंबलेंस है और वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ रिजेंबल कर रहे हैं। सो यहाँ पे भी अमाउंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड डिज़ोल्व पर लीटर का फॉर्मूला है मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट। एंड देन आप लोग अमाउंट, यहाँ पे कुछ चीज़ें आप लोगों को गिवन है। अमाउंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड डिज़ोल्व पर लीटर आप लोगों के पास 6.3 ग्राम पर लीटर ऑलरेडी आप लोगों को बता दी गई है, 6.3 ग्राम। ठीक है, मोलैरिटी आप लोगों ने अभी कैलकुलेट किया है ऑक्जेलिक एसिड की विच इज़ 0.05 मोलर। एंड देन आप लोगों ने मॉलिक्यूलर वेट ऑक्जेलिक एसिड का कैलकुलेट करना है। सो ऑक्जेलिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट आप लोग इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, COOH होल ट्वाइस। सो आप लोग 2 टाइम्स कार्बन के 12 को ऐड करेंगे, 2 टाइम्स आप लोग ऑक्सीजन को ऐड करेंगे, देन अगेन 2 टाइम्स आप लोग ऑक्सीजन के 16 को ऐड करेंगे, एंड देन 2 टाइम्स आप लोग हाइड्रोजन के 1 को ऐड करेंगे। ठीक है, सो इस तरह से आप लोग इसका मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। 90 + 18x वाटर का आप लोग जानते हैं H2O का मोलर मास है आप लोगों के पास 18, और x आप लोग साथ में लगा देंगे क्योंकि आप लोगों को वाटर के नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पता नहीं है। सो यहाँ से आप लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 0.05 इक्वेशन के लेफ़्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे डिवाइड हो रहा है, सो लेफ़्ट हैंड साइड पे जाके वो आपके पास डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से आप लोगों ने सिंपल इन कैलकुलेशंस को करना है और आप लोगों के पास x की वैल्यू आ जाएगी 2। सो इसका मतलब क्या है कि ये जो आप लोगों के पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी कि ऑक्जेलिक एसिड के साथ वाटर का मॉलिक्यूल था और वाटर के आपको पता नहीं थे कि वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मौजूद हैं। सो इस तरह से आपने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कैलकुलेट किए हैं और आपको पता चल गया कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं ऑक्जेलिक एसिड के साथ। जो वाटर होता है उसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद होते हैं। सो ये है आप लोगों का जनरल एक्सपेरिमेंट। एग्ज़ाम्स में आपको कुछ इस तरह से दिया जाएगा कि ये रीडिंग्स आप लोगों के पास चेंज कर दी जाएंगी और उसकी बेसिस पे आप लोगों की आगे वाली तमाम रीडिंग्स चेंज हो जाएंगी। ठीक है, सो इस तरह से आप लोग वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन ऑक्जेलिक एसिड कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इज़ एक्सपेरिमेंट नंबर 3, द सेकेंड एंड लास्ट एक्सपेरिमेंट, एंड दिस एक्सपेरिमेंट इज़ अ रिडॉक्स टाइट्रेशन। ठीक है, सो फर्स्ट 2 एक्सपेरिमेंट आप लोगों के सिमिलर थे, थर्ड एंड फोर्थ एक्सपेरिमेंट आप लोगों के सिमिलर होंगे। सो तीसरे एक्सपेरिमेंट की स्टेटमेंट है, स्टैंडर्डाइज द गिवन सोल्यूशन ऑफ KMnO4 एंड कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ 0.01 मोलर KMnO4 सोल्यूशन वॉल्यूमेट्रिकली। सो बच्चों, स्टैंडर्डाइज करने का मतलब क्या है, आप लोगों ने मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, किसकी मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, द गिवन सोल्यूशन ऑफ KMnO4।
सो सबसे पहले अपने माइंड में रख लीजिए कि KMnO4 क्या है। KMnO4 को हम कैसे पढ़ते हैं? KMnO4 इज़ पोटाशियम परमैंगनेट, ठीक है। यस, KMnO4 इज़ पोटाशियम परमैंगनेट एंड इसकी आप लोग स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे। स्टैंडर्डाइजेशन का क्या मतलब है? इसकी आप लोग मोलैरिटी कैलकुलेट करेंगे एंड कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ KMnO4। सो दो चीज़ें आप लोगों ने करनी है। आप लोगों ने पोटाशियम परमैंगनेट की KMnO4 की मोलैरिटी और उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। इस चीज़ को आपने अपने माइंड में रखना है। KMnO4 की मोलैरिटी और वॉल्यूम आप लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट में कैलकुलेट करना है। गिवन चीज़ें आप लोगों को क्या है? For preparing 1 decimeter cube of 0.01 मोलर KMnO4 solution वॉल्यूमेट्रिकली, ठीक है। यानी कि आप लोगों ने एक मोलैरिटी और एक वॉल्यूम आपको दे दिया गया है और आप लोगों ने पता ये चलाना है कि इस के लिए हम लोगों ने कितना KMnO4 और कितना उसका वॉल्यूम इस्तेमाल करना है। सो सबसे पहले KMnO4 इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट विल गेट रिड्यूस्ड एंड ऑक्जेलिक एसिड विल गेट ऑक्सीडाइज्ड इनटू CO2। सो हमेशा याद रखें कि KMnO4 हमेशा आपके पास एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये आप लोगों से MCQs में पूछा जा सकता है, क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में, कि KMnO4 की क्या नेचर है। सो KMnO4 एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। आप लोगों ने माइंड में रखना है कि KMnO4 इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है और ख़ुद क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग KMnO4 के साथ किस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे? आप लोग जानते हैं कि हमेशा हम लोग एक्सपेरिमेंट में दो चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम लोग ने सोडियम कार्बोनेट को और HCl को इस्तेमाल किया। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने ऑक्जेलिक एसिड को और NaOH को इस्तेमाल किया। एंड देन थर्ड एक्सपेरिमेंट में हम लोग KMnO4 विच इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। सो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? यहाँ पे आप लोग रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है बच्चों। इस एक्सपेरिमेंट में आप लोग KMnO4 को एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल कर रहे हैं और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? ऑक्जेलिक एसिड। सो ये एक नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। और ऑक्जेलिक एसिड रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑक्सीडाइज होकर CO2 में, ठीक है। सो प्रिंसिपल क्या है? ये आपकी रिडॉक्स टाइट्रेशन है। KMnO4 जिन भी रिएक्शंस में इस्तेमाल किया जाता है, जिन भी प्रैक्टिकल्स में इस्तेमाल किया जाता है, वो आप लोगों के मोस्टली रिडॉक्स टाइट्रेशंस होती हैं। सो ये एसिड बेस्ड टाइट्रेशन नहीं है, रादर ये रिडॉक्स टाइट्रेशन है। और यहाँ पे आप लोग स्टैंडर्ड सोल्यूशन इस्तेमाल करेंगे 0.05 मोलर ऑक्जेलिक एसिड और ये आप लोगों को गिवन होगा। इंडिकेटर यहाँ पे आप लोग फिनोफ्थलीन या मिथाइल ऑरेंज इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब भी आप लोग रिडॉक्स टाइट्रेशंस परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को मोस्टली कोई बैरूनी इंडिकेटर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि KMnO4 इटसेल्फ एक कलर्ड सब्सटेंस है। KMnO4 का कलर क्या है? ये पर्पल होता है कलर में, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग किसी इंडिकेटर को, फिनोफ्थलीन को या मिथाइल ऑरेंज को इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे आप लोग KMnO4 को इस्तेमाल करेंगे और वही आप लोगों के पास एज एन इंडिकेटर काम करेगा। KMnO4 के कलर को आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। KMnO4 इज़ पर्पल इन कलर। एंड पॉइंट यहाँ पे आप लोगों के पास आएगा लाइट पिंक, ठीक है। एंड पॉइंट आप लोगों के चारों एक्सपेरिमेंट्स में लाइट पिंक है। सो ये एक सिमिलैरिटी है। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, सो ये आप लोगों के मुफ्त के मार्क्स होंगे। एंड पॉइंट हमेशा आप लोगों का लाइट पिंक ही रहेगा। ऑपरेटर्स में यहाँ आप लोगों के पास ब्यूरेट, आयरन स्टैंड, ऑलमोस्ट वही चीज़ें इस्तेमाल होंगी। सो ये एक दफ़ा आप लोग इस्तेमाल रीड करेंगे, सो ये आप लोग तमाम प्रैक्टिकल्स में लिख सकते हैं। जो चीज़ यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट है वो है इसकी इक्वेशन। सो इक्वेशन को आप लोगों ने अच्छे से देखना है। इसको भी मेमोराइज़ करने की बाय द वे ज़रूरत नहीं है। मोस्टली चांस यही है कि आप लोगों को इक्वेशन गिवन होगी, आप लोगों ने सिर्फ कैलकुलेशंस ही करनी होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको गिवन भी है। सो अगर आप लोग इसको थोड़ा सा मेमोराइज़ करना चाहें तो कर भी सकते हैं। सो इक्वेशन में बच्चों आप लोग जानते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग तीन चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। KMnO4 इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, विच इज़ पोटाशियम परमैंगनेट। देन आप लोग यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। और इसके साथ साथ आप लोग यहाँ पे H2SO4 भी इस्तेमाल कर रहे हैं। सो सबसे पहली जो इक्वेशन है वो है आप लोगों की KMnO4 प्लस H2SO4 रिएक्ट्स टू फॉर्म पोटाशियम सल्फेट K2SO4, ठीक है। इसको आप लोग कैसे रीड करेंगे? पोटाशियम सल्फेट, then manganese sulfate MnSO4 and then water molecules and then atomic oxygen। यहाँ पे आप लोगों के पास atomic oxygen evolve होगी। अब बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने atomic oxygen के साथ 5 कैसे लगाया है कि बेसिकली ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन को बैलेंस करें, सो आप लोगों के पास इक्वेशन के लेफ़्ट हैंड साइड पे जो ऑक्सीजन है उनके टोटल आप लोग देख सकते हैं 4 × 2
ये आप लोगों के कितने मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। सो इस बेसिस पे आप लोग ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करेंगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एंड देन आप लोग ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करेंगे ऑन द राइट हैंड साइड। सो ऑक्सीजन के एटम्स दोनों साइड्स पे आप लोगों के बराबर होने चाहिए, इसलिए आप लोग यहाँ पे अपने ऑक्सीजन के साथ 5 ऐड करेंगे कि 5 जो है वो इस इक्वेशन को बैलेंस कर रहा है। नेक्स्ट जो आप लोगों की इक्वेशन का पार्ट है उसमें आप लोगों के पास ऑक्जेलिक एसिड है, ठीक है, COOH और COOH, या जो आप लोगों को COOH होल ट्वाइस नज़र आ रहा है, दिस इज़ बेसिकली ऑक्जेलिक एसिड। सो ऑक्जेलिक एसिड के साथ आप लोग एटॉमिक ऑक्सीजन ऐड करेंगे। सो आप लोगों के पास ऑक्जेलिक एसिड बेसिकली ऑक्सीडाइज हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा CO2 और वाटर में, और इस पूरी इक्वेशन को आप लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगेन स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये डिफ़िकल्ट लग रहा है तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों से मोस्ट प्रोबेबली ये इक्वेशन आपको गिवन होगी, आप लोगों ने सिंपल अपनी कैलकुलेशंस पे फोकस करना है। सो ओवरऑल इक्वेशन यहाँ पे आप लोग कैलकुलेट करेंगे। ओवरऑल इक्वेशन कैसे कैलकुलेट की जाती है कि आप इन दोनों इक्वेशंस को सम कर लेंगे। पहली इक्वेशन की जो चीज़ें लेफ़्ट हैंड साइड पे मौजूद हैं उनको दूसरी इक्वेशन के लेफ़्ट हैंड साइड वाली चीज़ों के साथ आप लोग मिला लेंगे और एक साइड पे लिख लेंगे, और इसी तरह से पहली इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे जो चीज़ें मौजूद हैं उनको आप लोग कंबाइन कर लेंगे दूसरी इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे मौजूद चीज़ों के साथ, और इस तरह से आप लोगों की एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन जाएगी। सो आप लोग देख सकते हैं कि पहली इक्वेशन में आप लोगों के पास लेफ़्ट हैंड साइड पे 2KMnO4 + 3H2SO4 मौजूद था, और दूसरी इक्वेशन में लेफ़्ट हैंड साइड पे आप लोगों के पास COOH होल ट्वाइस मौजूद है। सो इन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने मिला के ओवरऑल इक्वेशन में एक साइड पे लिख लिया, और इसी तरह से सेम आप लोग काम करेंगे फॉर द राइट हैंड साइड। देन आप लोग इस ओवरऑल इक्वेशन में से नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। सो नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ KMnO4 इज़ इक्वल्स टू N1, इससे आप लोग N1 से डिनोट करेंगे, ठीक है। N2 से भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। सो ये आप लोगों के बन जाएंगे 2। एंड नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड आप लोगों के पास यहाँ पे कितने हैं, N2 इज़ इक्वल्स टू 5। सो प्रोसीजर इज़ वेरी शॉर्ट एंड वेरी सिंपल। अब यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जानते हैं कि एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस में हम लोग ब्यूरेट में किस चीज़ को डालते थे, हम लोग अपने एसिड को ब्यूरेट में डालते थे और हमारे कॉनिकल फ्लास्क के अंदर आपकी बेस हुआ करती थी, ठीक है, जिसके आप लोग इंडिकेटर डालते थे। सो यहाँ पे आप लोग अपने ब्यूरेट के अंदर KMnO4 को ऐड करेंगे, जो कि आप लोगों का पोटाशियम मैग्नेट है, विच इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये आपका पर्पल इन कलर होता है। सो इसको आप लोग ब्यूरेट में फिल कर लेंगे। देन आप लोग कॉनिकल फ्लास्क के अंदर यहाँ पे अपना एसिड ऐड कर रहे हैं, ठीक है। सो एसिड आप लोगों ने डाल दिया है किस चीज़ के अंदर, कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, और उसकी आप लोग अमाउंट कितनी डाल रहे हैं, 13.8 ml आप लोग डाल रहे हैं, ठीक है। ये रीडिंग्स आप लोगों को मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग की रीडिंग्स फ्लक्चुएट होती रहेंगी। अपने सिंपल कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रखना है कि ब्यूरेट के अंदर आपका पोटाशियम परमैंगनेट है और कॉनिकल फ्लास्क के अंदर आप लोगों का ऑक्जेलिक एसिड है, जिसके अंदर आप कुछ अमाउंट में H2SO4 भी डाल देंगे, ठीक है। हाफ़ टेस्ट ट्यूब, अराउंड हाफ़ टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट H2SO4 को आप लोग कॉनिकल फ्लास्क में ऑक्जेलिक एसिड में डालेंगे ताकि आप लोगों का रिएक्शन स्पीड अप हो जाए। देन आप लोग अपने ब्यूरेट में से KMnO4 को ऐसा ऐसा जो है वो अपने कॉनिकल फ्लास्क में डालते रहेंगे अनटिल आप लोगों का पिंक कलर अपीयर हो जाए। सो ये आप लोगों का एंड पॉइंट है, और इस तरह से आप लोग अपनी रीडिंग्स को नोट कर लेंगे। सो इस तरह से आप लोगों की रीडिंग्स बन जाएंगी, और आप लोग जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड आप लोग निकालते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग फाइनल रीडिंग, इनिशियल रीडिंग फ्रॉम फाइनल रीडिंग, ठीक है। सो फाइनल रीडिंग के जो वैल्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल 27.7, इसमें से आप लोग 13.8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप लोगों के पास वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड आ जाएगा 13.9। सो इस तरह से 3 दफ़ा आप लोग ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। सो आप लोगों का मीन वॉल्यूम कैसे आएगा, KMnO4, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने ब्यूरेट के अंदर किस चीज़ को डाला हुआ है, KMnO4 को। सो इसका आप लोग मीन वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। इन तीनों वैल्यूज़ को आप लोग प्लस करेंगे और 3 पर डिवाइड करेंगे। सो आप लोगों के पास आ जाएगा 13.8 ml। देन आप लोगों के पास नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ KMnO4 ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि वो 2 हैं। ऑक्जेलिक एसिड के नंबर ऑफ़ मोल्स 5 हैं। KMnO4 का वॉल्यूम आप लोगों ने 13.8 इस्तेमाल किया है, और ऑक्जेलिक एसिड का वॉल्यूम अभी आप लोगों ने कैलकुलेट किया, वो आप लोगों ने 13.8 इस्तेमाल किया है, ठीक है। सो मोलैरिटी ऑफ KMnO4 आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है, और मोलैरिटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड आप लोगों को गिवन है, विच इज़ 0.05 मोलर। So again you will use the formula M1V1/N1 is equals to M2V2/N2, और आप लोग M1 को कैलकुलेट करेंगे। M1 क्या है, KMnO4 की मोलैरिटी।
बाकी तमाम जो मोलैरिटीज़ हैं उनको आप लोग यहाँ पे ऐड करेंगे और इस तरह से आप लोगों के पास M1 आ जाएगी 0.02 मोलर। इस तरह से बच्चों आप लोगों के पास M1 मोलैरिटी आ गई है। किसकी मोलैरिटी है ये? KMnO4 की। हमने कहा था कि हम इस एक्सपेरिमेंट में स्टैंडर्डाइज़ कर रहे हैं। स्टैंडर्डाइज़ करने का यही मतलब था कि हम लोग मोलैरिटी कैलकुलेट कर रहे हैं किसकी? KMnO4 की। ये आप लोगों के पास मोलैरिटी आ चुकी है। यहाँ पे आप लोग डाइल्यूशन फार्मूला को इस्तेमाल करेंगे। गिवन KMnO4 इज़ इक्वल टू रिक्वायर्ड KMnO4 M1V1 इज़ इक्वल्स टू M2V2। गिवन KMnO4 की मोलैरिटी आप लोगों को क्वेश्चन के स्टेटमेंट में गिवन है विच इज़ 0.02 मोलर एंड V1 आप लोगों को अंदाज़ा नहीं था। एंड जो आप लोगों के रिक्वायर्ड KMnO4 है वो आप लोग जानते हैं कि आप लोगों ने 0.01 बनाना था और आप लोगों का वॉल्यूम है 1000 सेंटीमीटर क्यूब विच इज़ इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। यहाँ से आप लोगों के पास वॉल्यूम V1 की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ 500 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों का कंप्लीट हो गया। इस एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने मोलैरिटी और वॉल्यूम कैलकुलेट करना था। ये दोनों चीज़ें आप लोगों की कैलकुलेट हो चुके हैं। इस एक्सपेरिमेंट को आप लोग 1 से 2 दफ़ा रीड करेंगे आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि आप लोग किस तरह से इन एक्सपेरिमेंट में प्रोसीड करेंगे। द लास्ट एक्सपेरिमेंट इज़ एक्सपेरिमेंट नंबर 4 एंड इन दिस एक्सपेरिमेंट अगेन दिस इज़ अ रिडॉक्स टाइट्रेशन। ये कुछ हद तक मिलता जुलता होगा आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 3 से। Determine the percentage composition volumetrically of a solution mixture 10 gram of K2C2O4 potassium oxalate and K2SO4 potassium sulfate। यहाँ पे अगेन आप लोगों ने परसेंटेज कंपोजिशन या आप लोग कह सकते हैं कि परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेट करनी है जिस तरह से आप लोगों ने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में कैलकुलेट की थी। K2C2O4 is potassium oxalate and K2SO4 is potassium sulfate। पोटाशियम ऑक्सलेट को आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं एंड पोटाशियम सल्फेट को इस्तेमाल कर रहे हैं और इनका जो मिक्सचर है दोनों के मिक्सचर को यानी कि दोनों को कंबाइन करके आप लोग इस एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल कर रहे हैं और दोनों का कंबाइंड मिक्सचर का वेट क्या है? 10 ग्राम्स। प्रिंसिपल आप लोगों का सेम है। अगेन दिस इज़ द रिडॉक्स टाइट्रेशन। इस केस में आप लोगों का अगेन KMnO4 आप लोग जानते हैं हमेशा KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहता है। अपने माइंड में बिठा लीजिए कि रिडॉक्स टाइट्रेशंस में आप लोगों ने 2 रिडॉक्स टाइट्रेशंस की हैं और दोनों रिडॉक्स टाइट्रेशंस में KMnO4 इज़ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और उसके साथ जो भी दूसरी चीज़ होगी वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यहाँ पे KMnO4 इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड K2C2O4 दैट इज़ पोटाशियम ऑक्सलेट विल बी रिड्यूसिंग एजेंट और K2SO4 जो है वो यहाँ पे अनइफेक्टिव रहेगा। वो ना तो ऑक्सीडाइज होगा और ना ही रिड्यूस होगा। स्टैंडर्ड सोल्यूशन में आप लोग यहाँ पे 0.01 मोलर KMnO4 लेंगे। अगेन इट विल बी गिवन। इंडिकेटर आप लोग यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि पोटाशियम परमैंगनेट के केस में KMnO4 के केस में ठीक है आप लोग किसी भी इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करते। रिडॉक्स टाइट्रेशन में KMnO4 इटसेल्फ एक्ट करता है एज एन इंडिकेटर बिकॉज इट इज़ अ कलर्ड सब्सटेंस। इसका कलर होता है पर्पल और लाइट पिंक कलर देता है ये एंड पॉइंट पे। इस वजह से यहाँ पे आप लोगों को किसी इंडिकेटर को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन कि हम लोग रिडॉक्स टाइट्रेशन में किसी इंडिकेटर को इस्तेमाल क्यों नहीं करते। तो बच्चों हम लोग क्यों इस्तेमाल नहीं करते? बिकॉज KMnO4 इज़ अ कलर्ड स्पीशीज। इसका अपना कलर है पर्पल और जब रिएक्शन कंप्लीट होता है तो ये ख़ुद से कलर दे देता है लाइट पिंक। इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। हमें किसी इंडिकेटर को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इंडिकेटर्स का बेसिक मकसद ये होता है कि वो आपको ये बताते हैं कि आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया। इक्विपमेंट आपका सेम है। केमिकल्स में आप लोग 0.01 मोलर KMnO4 एंड सोल्यूशन मिक्सचर ऑफ पोटाशियम ऑक्सलेट एंड पोटाशियम सल्फेट इस्तेमाल करेंगे। इक्वेशन आप लोग देख सकते हैं ये आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यहाँ पे आप लोगों को लिख दी गई है। नंबर ऑफ़ मोल्स बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से KMnO4 के आपके पास 2 हैं और जो आप लोगों का ऑक्जेलिक एसिड है पोटाशियम ऑक्सलेट है इसके नंबर ऑफ़ मोल्स हैं 5। अगेन प्रोसीजर आप लोगों का सेम है। आप लोग हमेशा रिडॉक्स टाइट्रेशंस में अपने ब्यूरेट के अंदर KMnO4 डालते हैं। यहाँ पे भी आप लोग ब्यूरेट को फिल करेंगे विद KMnO4 और आप लोग अपने कॉनिकल फ्लास्क के अंदर 17 ml पोटाशियम ऑक्सलेट एंड पोटाशियम सल्फेट ऐड करेंगे। ठीक है। इन दोनों का मिक्सचर आप लोग ऐड करेंगे। देन आप लोग अगेन यहाँ पे हाफ टेस्ट ट्यूब सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे ताकि आप लोगों का रिएक्शन स्पीड अप हो जाए।
यहाँ पे आप लोगों को इस कॉनिकल फ्लास्क को थोड़ा सा जेंटली हीट भी करना पड़ेगा, तकरीबन 55 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ताकि आप लोगों का रिएक्शन थोड़ा सा एक्टिव हो जाए, ठीक है। क्योंकि इसमें आप लोगों की तमाम चीज़ें जो हैं वो वीक चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, इसलिए आप लोग इस रिएक्शन को हीट भी करेंगे। देन यू विल टाइट्रेट, ठीक है, यानी कि आप लोग ब्यूरेट में से अपने KMnO4 को कॉनिकल फ्लास्क में ऐड करेंगे और आप लोगों के पास एंड पॉइंट रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा जब आपके पास लाइट पिंक कलर आएगा, और वहाँ पे आप अपने इस रिएक्शन को स्टॉप कर देंगे, ब्यूरेट में से मज़ीद KMnO4 को ऐड करना स्टॉप कर देंगे। सो ये है आप लोगों की रीडिंग्स आप लोग देख सकते हैं। रीडिंग्स आप लोगों को ऑलरेडी ये टेबल गिवन होगा, ठीक है, या अगर गिवन ना भी हुआ तो आप लोगों के पास ब्यूरेट की पिक्चर्स गिवन होंगी, वहाँ से आप लोग रीडिंग्स को नोट करेंगे, जस्ट लाइक आप लोगों ने मॉडल पेपर में रीडिंग्स को नोट किया था। सो यहाँ से आप लोगों के पास मीन वॉल्यूम आ जाएगा। देन आप लोगों के पास पोटाशियम ऑक्सलेट का जो वॉल्यूम आप लोगों ने इस्तेमाल किया है वो है 17 ml। नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट आपके 5 हैं, और इसी तरह से मोलैरिटी ऑफ KMnO4 भी आप लोगों ने 0.01 मोलर इस्तेमाल की है। ये चीज़ें आप लोगों को गिवन होंगी। आप लोग इन वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए अपनी रिएक्शन में कैलकुलेशंस में प्रोसीड करेंगे, और KMnO4 के लिए अगेन यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। M2 आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। सो M2 विल बी, यहाँ से तमाम कैलकुलेशंस के बाद आप लोगों के पास M2 की वैल्यू आ जाएगी 0.025 मोलर। सो इसी तरह से अमाउंट आप लोग अगेन कैलकुलेट करेंगे। सो अमाउंट का फार्मूला है मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट। सो मोलैरिटी आप लोगों ने अभी कैलकुलेट की है 0.025, एंड मॉलिक्यूलर वेट पोटाशियम ऑक्सलेट का आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। C का 12 ऐड करेंगे और 12 को 2 टाइम्स कर लेंगे। ऑक्सीजन का 16 आप लोग 4 टाइम्स कर लेंगे, एंड पोटाशियम के भी आप लोग आई गेस 39 है, जिसको आप लोग 2 टाइम्स कर लेंगे। सो इस तरह से आप लोगों के पास 166 आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट, और ये होगी आप लोगों की अमाउंट। सो 10 ग्राम ऑफ मिक्सचर कंटेन पोटाशियम ऑक्सलेट, ठीक है। आप लोगों ने क्योंकि 10 ग्राम इस्तेमाल किया था, सो 10 ग्राम में अगर आप लोगों के पास 4.15 है, सो 1 ग्राम में आप लोगों के पास कितना होगा, 4.15 को आप लोग 10 पे डिवाइड करेंगे। सो 100 ग्राम ऑफ मिक्सचर कंटेन, 100 ग्राम के लिए आप लोग ऑब्वियसली इसको 100 पे 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से आप लोगों के पास परसेंटेज आ जाएगी किसकी, पोटाशियम ऑक्सलेट की। तो पोटाशियम ऑक्सलेट की परसेंटेज है आप लोगों के पास 41.5%। अब आप लोग जानते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ पोटाशियम ऑक्सलेट को इस्तेमाल नहीं किया था, रादर यहाँ पे हम लोगों ने 2 चीज़ों को इस्तेमाल किया था, ठीक है। सो पोटाशियम ऑक्सलेट भी यहाँ पे इस्तेमाल हुआ था, और साथ में पोटाशियम सल्फ़ेट भी आप लोगों ने इस्तेमाल किया था। सो पोटाशियम, अब जितने जो 100 में से आप लोग पोटाशियम ऑक्सलेट को माइनस कर देंगे, यानी कि उसकी कंसंट्रेशन माइनस कर देंगे 41.5। सो पीछे आपके पास जो कंसंट्रेशन बचेगी वो पोटाशियम सल्फ़ेट की परसेंटेज होगी। सो इस तरह से आपकी इस रिएक्शन में परसेंटेज ऑफ पोटाशियम ऑक्सलेट एंड परसेंटेज ऑफ पोटाशियम सल्फ़ेट कैलकुलेट की जा सकती है। सो दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। हम लोगों ने चारों मेजर प्रैक्टिकल्स आप लोगों के लिए कवर कर लिए हैं। थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को डेवलप हो गई होगी। डेफिनेटली वीडियोस बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती हैं, फिर हमारे लिए भी मुश्किल होती है और आप लोगों के लिए भी मुश्किल होती है। सो मैंने कोशिश की है कि तमाम जो बेसिक चीज़ें हैं और बेसिक जो याद करने का तरीका है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए, ताकि आप लोग इसको ईज़िली मेमोराइज़ कर सकें। सो अब बच्चों, आप लोगों ने करना क्या है, आपने इन प्रैक्टिकल्स को 1 से 2 दफ़ा रीड करना है। सो आप लोगों को इंशाल्लाह ये बहुत अच्छे से मेमोराइज़ हो जाएंगे, और आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप लोग माइनर प्रैक्टिकल्स की वीडियो भी चाहते हैं या नहीं चाहते। अगर आप लोग कहेंगे तो फिर हम लोग वो वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे, और इस तरह से आप लोगों की इंशाल्लाह प्रैक्टिकल परफॉर्म हो जाएगा। सो अगेन यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है कि ये चारों प्रैक्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स है। इन प्रैक्टिकल्स में से आप लोगों का 9 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सो इन प्रैक्टिकल्स को आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करना है। लास्ट 4 जो आप लोगों के प्रैक्टिकल्स हैं जो कि हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस नहीं किए, वो आप लोगों के माइनर प्रैक्टिकल्स हैं, ठीक है। उनमें से आप लोगों से कोई बहुत ज़्यादा जो है वो इन डेप्थ चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। उनमें से सिंपल आप लोगों से MCQs पूछे जाएंगे, छोटे छोटे जनरल, ठीक है। सो वो बहुत आसान सी एक वीडियो होगी। अगर आप लोग कहेंगे तो हम आपके साथ शेयर कर देंगे, वरना डेफ़िनेटली हमारे लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है इस तरह की डिटेल वीडियोस बनाना। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हुए तो आप लोग बता दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हमारी वीडियोस इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।